नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, आजकल मैं कई लोगों से मिल रहा हूं जो बिहार में असली मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के दर्द को समझ रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं विकास कृष्ण उर्फ कवि जी। मुजफ्फरपुर से आते हैं। इनकी अपनी एक पार्टी है, गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक, और पिछले 2 वर्षों से संघर्ष के पथ पर है। जब हमने बिहार में ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो मालूम यह हुआ कि विकास कृष्ण उर्फ कवि जी जब ये कोई कार्यक्रम रखते हैं तो 20-25 हजार लोग तो स्वयं चले आते हैं, और वह भी ऐसे कि उनके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। आज उस राजनीतिक व्यवस्था में जिसमें सभा हो, जिसमें आप कोई आंदोलन करें, आपको लोगों को लाने के लिए गाड़ियां भेजनी होती है। स्कॉर्पियो में 4 से 5वां आदमी नहीं बैठने को सवार होता है। लेकिन कवि जी की जब कोई सभा होती है, आंदोलन होता है। और यह बात किसकी कर रहे हैं? यह बात कर रहे हैं बिहार के बूढ़ों की, मतलब वृद्ध लोगों की। मैं कहता हूं बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। यह बात कर रहे हैं बिहार में विधवा महिलाओं की, यह बात कर रहे हैं बिहार के विकलांग लोगों की, दिव्यांग लोगों की, यह बात कर रहे हैं बिहार में समान शिक्षा व्यवस्था की, यह बात कर रहे हैं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की, और ये बात कर रहे हैं राजनीति के नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर की। कवि जी, आपका स्वागत है। आपका और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है। चलिए, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन आपने बिहार के बूढ़ों, वृद्ध, विधवा और विकलांग, दिव्यांग, इनके लिए ही संघर्ष का रास्ता सबसे पहले क्यों चुना? इसके बारे में आपका क्या अभिमत है और कितना साथ मिल रहा है? देखिए, सरकार तो वृद्धावस्था पेंशन भी दे रही है, विधवा पेंशन भी दे रही है, विकलांगता का पेंशन भी दे रही है, पैसे दे रही है, सहायता राशि दे रही है। और यह सही है कि बिहार के गांव, हर गांव में हम देख रहे हैं कि बूढ़े ही बच रहे हैं। जो जवान हैं वे या तो कमाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका यह आंदोलन जो जनता का आंदोलन बनता जा रहा है, और जैसा हमने सुना कि आपकी सभा में आने के लिए लोग गाड़ी नहीं मांगते हैं, पानी का बोतल नहीं मांगते, क्या चल रहा है यह आंदोलन आपका? देखिए, हम लोग शुरुआत किए, चूंकि गांव गवई से हम लोग आते हैं, तो गांव में बड़ बुजुर्ग लोगों का स्थिति बड़ा बदहाली है। ये मानते हैं आप? हाँ, बड़ बुजुर्ग लोगों का स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। कि एक तो उनके बच्चों को कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर छोटे छोटे चीजों के पूर्ति के लिए भी बेटा पुतों से डांट सुनना पड़ता है, गाली फटकार मिलता है। हमने देखा कि ऐसे लोगों की अगर लड़ाई हम लड़ते हैं तो इनको सम्मान के साथ साथ जीविका के लिए भी व्यवस्था हो जाएगा। बेटा पुतोहू गांव में रह रहा है कि वो बेटा कमाने चला गया, पुतोहू रह रही है? पुतोह रहती है गांव में, बेटा कमाने जाता है, लेकिन बेटा का भी इतना कमाई नहीं है कि अपने बच्चों के साथ साथ, बीवी के साथ साथ अपने माता पिता का भरण पोषण सही ढंग से कर सके। ऐसे परिस्थिति में जो पत्नी उनकी होती है तो वो फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि कोई व्यवस्था है नहीं। बिल्कुल। अब सबको देखना है, कहाँ से व्यवस्था लाएगा? तो बड़ बुजुर्ग लोगों का स्थिति बड़ा खराब था। तो हमने सोचा कि बिहार के अलावा अन्य राज्य में जब 1500, 2000, 2500, 3000 पेंशन मिल सकता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन वाले लोगों को, तो बिहार में क्यों नहीं मिल सकता है? बिहार में 400 ही क्यों मिलेगा? आखिर ये बड़ बुजुर्ग लोग भी वोट दे करके सरकार बनाते हैं। सरकार जब बनाते हैं लोग तो अपने हितों की रक्षा के लिए बनाते हैं। मंदिर के लिए वोट देते हैं, सिलेंडर के लिए वोट देते हैं, वोट देते हैं अपने सुरक्षा के लिए, अपने व्यवस्था के लिए। लेकिन यहाँ के राजनीति करने वाले लोग, जाति देख के वोट देते हैं। सत्तासीन जो लोग हैं उन लोगों को बरगला के, चूंकि पढ़े लिखे लोग तो है नहीं। शिक्षा का व्यवस्था बिहार में ये है कि साक्षरता अभियान चलाया जाता है। यहाँ शिक्षित बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साक्षर मतलब आप हस्ताक्षर करने आ गया तो सरकार समझती है साक्षर हो गया। तो लोगों को बुर्बक बना के रखेंगे तो कहेंगे तुम्हारे जात के लोग हैं तो सब जात के लोग एक तरफा वोट कर देगा। तो उस समय आदमी भावना में बह जाता है कि हमारे जात के लोग कह रहे हैं तो हमारे भला का बात होगा। लेकिन वो नहीं जानता है कि जात के नाम कह के ही हमको बेचने वाला आदमी आ गया है। हम लोगों को बता रहे हैं कि आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। आज
25 साल 30 साल पहले 15-20 साल पहले मास्टर को 1500 रुपया तनख्वाह मिलता था। उस समय भी वृद्धा पेंशन वाले को 400 मिलता था, आज भी 400 मिलता है। हमने समझा इस दर्द को कि नहीं, अगर इसको 2000-2500 रुपया मिलने लगेगा तो इसको कोई गाली नहीं देगा, इसको दुत्कारेगा नहीं। और पैसा कम से कम हर एक चच्चा को, एक चाची को अगर 2000 ही मिलेगा, 2500 की हम लोग मांग करते हैं, तो अगर 2000 भी सरकार देती है तो 4000 के महीना चच्चा चाची में हुआ। अगर एक पति पत्नी में 4000 के महीना मिला तो उस पैसा के कारण उनको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना होगा। उसके बाद उनको सम्मान मिलेगा कि पुतोहियो सोचेगी कि है माई जी के 2000 रुपया मिले बाबूजी के, जब तक पेंशन है तब तक तो अगर एकरा कुछ करबे तो इससे अलग हो जाता तो अपन भरण पोषण सब कह लेता तो उससे उनका सम्मान भी बढ़ जाएगा, कोई दुत्कारने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए करके हम लोग आंदोलन शुरू किए। डर था कि आंदोलन कर रहे हैं, बड़ बुजुर्ग लोग है, सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपार सफलता मिला कि जहां नेताओं को 25-50 हजार भीड़ जुटाने के लिए गाड़ी देना पड़ता है, भोजन का लालच देना पड़ता है, पैसे का लालच देना पड़ता है, उस स्थिति में हम लोग आंदोलन करते हैं तो 25,000-50 हजार के भीड़ ऐसे अपना गाड़ी भाड़ा करके हमारे कार्यक्रम में आते हैं, 5 घंटा भाषण सुनते हैं और आंदोलन को मजबूती से सहयोग करके शाम में खुशी पूर्वक नाम लेते हुए जाते हैं। उनको पता है कि पहला व्यक्ति है जो अगर आंदोलन करता है, हमको बुलाता है तो अपना बात नहीं बताता है, हमारी बात करता है, हमारी लड़ाई लड़ रहा है, इससे हमारा फायदा होगा। इसलिए तो लोग वृद्ध लोग हैं, विधवा लोग हैं, ये जो विकलांग लोग हैं, इनके पास पैसे हैं ही नहीं, तो आते कैसे हैं आपके पास? सर सबके पास कहीं ना कहीं से व्यवस्था, अगर कहीं किसी को जाना पड़ता है तो कहीं से व्यवस्था लेता है कि नहीं लेता है। तो हम स्पष्ट करते हैं कि चच्चा चाची, न तोरा पास पैसा हो न हमरा पास पैसा है, लेकिन लड़ाई लड़े के है। अगर लड़ाई लड़ल ना जतई तो तोहर जो स्थिति हो यही स्थिति में रहबा, तोहर सरकार सुनने वाला ना हो कौन। अच्छा, जो जीत कर जाता है वो अपने व्यवस्था में रह जाता है कि हमारा कुर्सी कैसे बरकरार रहेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। उस बड़ बुजुर्ग विकलांग विधवा से किसी को कोई मतलब हम 2-2 लाख रुपया प्रत्येक गरीब परिवार को देंगे। जब जातिगत गणना हुई बिहार में, और अब तो जातिगत जनगणना भी होने जा रही है, देखिए लालू यादव भी पक्ष में है, नीतीश कुमार भी पक्ष है, आपको नहीं लगता है कि जातिगत गणना और जनगणना से गरीबों का कल्याण हो जाएगा? जाति पूछ करके विकास होता है। इनको कौन आदमी बता गया कि जाति किसी का बीमार, अगर कोई बीमार होगा, कोई मरने की स्थिति में होगा तो पहले उससे जात पूछेंगे कि कौन जात के बारा। अगर बता दिया बाभन राजपूत भूमिहार लाला जी है तो उसका इलाज नहीं होगा, वो मर जाएगा। तो स्पष्ट कहे कि उसको मरना है, बाद बाकी कोना कोना जात के लोग जियाएगा। जात पूछ करके कभी किसी समाज का भला नहीं हो सकता है, न विकास हो सकता है। जब हमारे बच्चे योग्य होंगे, उनको बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हम करेंगे और उनको पढ़ा लिखा कर। नहीं, आप समान शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। जी देखिए, यह अवधारणा तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये भी सच है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर साहब हैं वो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। आप जनप्रतिनिधि की बात तो छोड़ ही दीजिए, IAS IPS की बात छोड़ दीजिए। इस आंदोलन को आप कैसे आगे ले जा रहे हैं? देखिए, समान शिक्षा प्रणाली की हम मांग करते हैं कि हम लोग जिस दिन आएंगे, चूंकि 1.5 करोड़ पेंशनधारियों का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं बिहार। 1.5 करोड़ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन वाले तो आप ये मानते हैं ना कि बिहार बुढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है? जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जवान कमाने, मतलब गरीब का बेटा कमाने जा रहा है और अमीर का बच्चा पढ़ने जा रहा है। प्रशांत किशोर तो उसको छोड़ दीजिए, चलिए बाद में आते हैं। प्रशांत किशोर को बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं। जो बड़ बुजुर्ग लोग हैं, 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़, और इनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप बेहतर शिक्षा का व्यवस्था दीजिएगा ना। जब हमारे बच्चे योग्य होंगे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। उसको जहां जो पद प्राप्त करना होगा पद प्राप्त कर लेगा, लेकिन हम योग्य बच्चे तो बताएं। कहा जाता है स्वदेश से पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजाओं की पूजा अपने देश में होती है, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। हम विद्वान पैदा करें, लेकिन इस देश में विद्वान पैदा नहीं किया जाता है। इस देश में सरकारी नौकरी सबको चाहिए, बिल्कुल सरकारी पद सबको चाहिए, सांसद विधायक मंत्री सब बनना चाहता है, लेकिन सरकारी विद्यालय किसी को नहीं चाहिए, सरकारी अस्पताल किसी को नहीं चाहिए। जो नेता पैरवी करते हैं कि आरक्षण दे करके हम डॉक्टर बनाएंगे, वो काहे नहीं अपना इलाज करवाते हैं उस डॉक्टर से। एक व्यक्ति को 45-50% वाला को डॉक्टर बना के लाखों लोग से उसके इलाज करवाते हैं। तब तो आप आरक्षण के विरोध में बात करने लगे। आरक्षण के विरोध में बात नहीं करते हैं। अगर योग्य बच्चा पैदा करेंगे तो किसी को आरक्षण रूपी सहारे की किसी को आवश्यकता नहीं होगी। अपने योग्यता से उच्च पद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हम विद्वान पैदा करेंगे। हम बच्चों को उस योग्य, इसीलिए हम कहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली और समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू करेंगे, जहां यह बाध्य होगा कि सरकारी पद पर बने हुए सभी पदाधिकारी
और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे एक साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तब वही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। चाहे डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सबका बेटा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में और सब अपने बाल बच्चा को, अपने परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएगा। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? हमारा बच्चा तो अभी कॉन्वेंट में पढ़ता है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम उस व्यवस्था को बदलेंगे जब सबका डीएम साहब को और सीएम साहब को और मंत्री जी को बेटा को भी पढ़ाना होगा सरकारी स्कूल में, स्वतः सरकारी स्कूल का व्यवस्था ठीक हो जाएगा। और उनको भी अगर इलाज कराना होगा सरकारी अस्पताल में तो स्वतः अस्पताल का व्यवस्था ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तो हम आरक्षण से डॉक्टर बना देते हैं, लेकिन ओकरा से हम इलाज नहीं कराएंगे। कोई नेता नहीं इलाज कराता है। कराए नीतीश कुमार बिहार से, लालू जी चले कराए, तब हम चिराग पासवान चले कराए उससे इलाज, तब समझेंगे कि हाँ ये आरक्षण वाला है और आरक्षण का वास्तविक ही कहता है कि ना आरक्षण होना चाहिए। तो नहीं, एक व्यक्ति को आरक्षण देकर के डॉक्टर बनाएंगे, 1 लाख को उसको से इलाज करवा के मुआ देंगे, मुआ देंगे। अच्छा, जिसको नॉलेज नहीं है वो कहां से बेहतर इलाज करेगा? वो तो गांव में कहते हैं भेटी ठिकना, तो भेटी ठिकेगा कि अब तो जनैत न छी, पढ़ले कम छी, तब कथी होय छै? तो डॉक्टर साहब बड़ा दर्द करै छै, क्यों है? कहाँ जाएगा आदमी? व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ जाएगा? मजबूरी है, एक उम्मीद है कि ये अस्पताल है बस इसलिए लोग जाता है, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। केवल यही है कि ये अस्पताल है, इसमें इलाज होता है, उस गरीब को ही पता है। लेकिन उसमें कितना षड्यंत्र रचा गया है कि उसमें केवल गरीब इलाज कराएगा। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी अपना बेटा स्कूल में भेजता है और काहे ना उसमें इलाज कराता है, क्योंकि जानता है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, या ना स्कूल में व्यवस्था है ना अस्पताल में व्यवस्था है, इसलिए वो नहीं जाता है। और जिस दिन सबको इलाज कराना पड़ेगा उस दिन उस गरीब मजदूर किसान का बच्चा भी पढ़ लिख करके योग्य बन जाएगा, आईएएस आईपीएस बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनेगा और बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था भी उसको हो जाएगा, उसको भी नहीं मरना होगा। आपको लगता है नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों बिहार को ठीक से सहेज नहीं पाए? ये लोग बिहार को जातिवाद में खंडित करके बांट करके राजनीति करने का काम किया है। इनको कहीं से किसी चीज का कोई मतलब नहीं है कि बिहार का भला हो। लालू यादव तो छोड़िए, नीतीश कुमार तो कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार है। परिवार है तो परिवार समझिए ना, कहने से होगा। कहना तो इतना राजनीतिक जुमला हो गया कि हम कहते हैं अगर बिहार आपका है तो हम कहते हैं कि सही है, बिहार का शासन जो करने वाला व्यक्ति है या जो राजा है, नीतीश कुमार एक तरह से राजा के लिए सब प्रजा ईश्वर के संतान होते हैं, प्रजा का राजा का संतान होता है। तो आपके बिहार का एक एक बच्चा आपका संतान है, क्या आपका बच्चा योग्य नहीं होना चाहिए? कौन माता पिता नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े? इसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? जातिवाद के अलावा कोई व्यवस्था नहीं किया है। अगर व्यवस्था करते, जो लोग जात की बात करते हैं, अच्छे सड़कें बन गई, देखिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था हुई, लड़कियों को पोशाक मिला, साइकिल मिला, सब कुछ तो किया नीतीश कुमार जी। तो वही बता रहे हैं कि मिला क्या है। अब कहे ना कि पोशाक मिला, साइकिल मिला है, खाना मिला है, सब चीज मिला है। तो हमारा गांव में कहल जाता है कि गरीब के बच्चा के 2 पैसा दे दी लेकिन अक्ल न दे देवे के चाहिए। तो नीतीश कुमार चाहे लालू जी, सरकार यही काम करती है। गरीब के बच्चा को सरकारी स्कूल में जाइए, पैसा मिलता है, कपड़ा मिलता है, साइकिल मिलता है, दवाई मिलता है और भोजन मिलता है, लेकिन पढ़ाई नहीं मिलता है। क्योंकि वो जानता है कि पढ़ लिख करके ये होशियार हो जाएगा तब बिहार इसको जाति की बात कहेंगे तो नहीं समझेगा, ये कहेगा हमको बुर्बक बना रहा है। आप शिक्षा की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए कि बिहार के लोग जो पलायन कर रहा है, यहाँ रोजगार के लिए जाता है, पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, जो इलाज कराने के लिए बाहर जाता है, उन लोगों को नहीं जाना पड़े। बिहार में जो संसाधन है उसको आप बढ़ावा दीजिए ताकि बिहार के लोगों को रोजगार भी यहीं मिले, यहीं शिक्षा का। चलिए, आप लालू यादव से भी खुश नहीं है, आप नीतीश कुमार से भी खुश नहीं है। एक नया विजन लेकर प्रशांत किशोर आ रहे हैं, देखिए, और कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि देखिए बिहार को आगे ले जाना होगा और यहाँ 2 चीजों पर लोग वोट दें, कि बाकी चीजों पर तो उन्होंने वोट दे दिया, इस बार अपने बच्चों को देखकर वोट दें, पढ़ाई की बात करें और रोजगार की बात करें। देखिए, पलायन रोकने की बात करें। प्रशांत, तो आप भी तो उन्हीं के करीब हैं। बिल्कुल सर, प्रशांत किशोर आज बोल रहा है 2014 से ही बात हम लोगों को समझा रहे हैं, पेंशन 2000 रुपए मिलना चाहिए, वो आज ना कह रहे हैं। हम 2014 से ही बात लोगों को समझा रहे हैं। और प्रशांत किशोर तो जो लालू जी है, जो नीतीश कुमार, वही विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। कैसे? वो तो ये तो समझिए, बिहार क्या देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दलाल अगर कोई है तो प्रशांत किशोर है। अच्छा, ये घूम घूम करके 2014 से लोगों को कहा कि भाजपा ठीक पार्टी है, भाजपा को वोट दो। समझिए, राजनीति को, जो समाज सेवा था उसको ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया है व्यक्ति। यहाँ बिहार में आया तो कहा नीतीश कुमार लालू जी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो कहा दोनों आदमी ठीक है, इसका सरकार बनाइए।
उत्तर प्रदेश में गया तो कांग्रेस पार्टी ठीक है उसका सरकार बनाइए, समाजवादी पार्टी ठीक है उसका सरकार बनाइए। बंगाल में गया कहता है ममता बनर्जी का सरकार बनाइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में गया केजरीवाल का सरकार बनाइए। अब कहता है सब खराब है, हम सबसे निमन है। इसका मतलब है सब ठीक है, तुम सबसे खराब आदमी है। जो व्यक्ति अरबों खरबों रुपया खर्चा करके प्रचार करा रहा, अरबों रुपया खरबों रुपया जी, अरबों सर, उसका जो कार्यकर्ता है पेमेंट बेस पर है। अच्छा। उसको पैसा दिया जाता है, उसको महीना दिया जाता है क्षेत्र में जाने के लिए, लोगों से संपर्क करने के लिए। कहां समाज सेवा रह गया? हर मन से कहते हैं पैसे की कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ आइए, जुड़िए, इतना पैसा कमाइएगा, हम आपको खर्चा करेंगे। तो जो अरबों खरबों रुपया खर्चा करके और चर्चा चलवा रहा अपना, वो समझ लीजिए कि जिस दिन ये आदमी बिहार के लोगों को, भोले भाले लोगों को बरगला कर अगर सत्ता में अगर गलती से भी आ गया तो बिहार के आम जनता के देह में सिरिंज लगा के खून चूस लेगा। तब तो आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर से बेहतर नीतीश कुमार और लालू यादव भी हैं? प्रशांत किशोर से कहीं बेहतर है नीतीश कुमार। अच्छा। कि इसको देख लिए कि कितना गलती कर सकता है, इसके गलती का कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा। तो अगर गलत लोगों का ही चुनाव करना है, जो जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, जो सोझे कहते हैं शिक्षा ठीक करेंगे, पलायन बंद करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक करेंगे, और बच्चों के नाम पर जो वोट मांगता है वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है। अच्छा जी, जो बच्चा का ये अथी दे रहा है कि आप अपने बच्चे के लिए वोट करिए, ये इमोशनली लोगों को, आम जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि नीतीश कुमार को परख लिया है कि कितना गलती कर सकता है। इसको लोग जानता है कि जात धर्म संप्रदाय में उलझाने वाला लोग है, इतने करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन उससे ज्यादा कहीं प्रशांत किशोर खतरनाक है बिहार के लिए। चलिए, आप किन किन जिलों में अपना कार्यक्रम कर चुके हैं और बिहार में मतलब कार्यक्रम करना है तो पटना कब पहुंच रहे हैं? हम लोग अभी मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी कार्यक्रम हुआ है। मुजफ्फरपुर में स्टार्टिंग था पिछले साल तो 8-10 हजार भीड़ था। हम लोग शिवहर में गए तो 20 से 25 हजार भीड़ था। सीतामढ़ी में गए तो 50 से 60 हजार भीड़ था। अच्छा। और इस भीड़ को कोई पैसा देकर नहीं बुलाया, अपना से टेम्पू भरा करके, अपन पैसा लगा के, अपन खाना खा करके लोग अपनी लड़ाई लड़ने हमारे साथ आता है। तो आप भी तो राजनीति करने हैं, आपके पास भी पैसा होगा तभी तो चुनाव लड़ेंगे। पैसा हमारे पास नहीं, हम जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। अगर जनता के खेत में, आपके खेत में मजदूरी करेंगे, आप मजदूरी करने के अच्छा से कहले रहेंगे, तब जाएंगे कि मालिक बनिहारी दूं, तो आप जरूर दीजिएगा। नीतीश कुमार तो मजदूरी ही मांगते हैं ना। कहाँ मजदूरी मांग रहे हैं? तो काम कहाँ कर रहे हैं? कितने काम कर रहे हैं भाई? वो बताएं कि शिक्षा के बेहतर करने के लिए 20 साल में वो क्या किए हैं। बिजली, सड़क, पानी सब तो पहुंचा दिया सर। बिजली, सड़क, पानी से ही देश का विकास हो जाएगा। देश का विकास, चाहे समाज का विकास तब होगा, एक व्यक्ति का गरीबी कोई सरकार चाहकर नहीं दूर कर सकता है, लेकिन उसके बच्चों को अगर बेहतर हम शिक्षा दे देंगे तो उस घर से गरीबी दूर हो जाएगा, उसके घर में संपन्नता आ जाएगा। तो क्यों नहीं हम बेहतर व्यवस्था देंगे, हम शिक्षा के स्तर को मजबूत करेंगे, विद्वान लड़का पैदा करेंगे कि किसी भी क्षेत्र में वह जाएगा। अगर बिहार का एक एक बच्चा विद्वान पैदा होगा, एक एक बच्चा अगर योग्य होगा, तो बिहार आगे बढ़ेगा। इस देश में किसी राज्य से पीछे हम नहीं रहेंगे। नहीं, चलिए, आप गांव में जा रहे हैं, आप वृद्धों की बात कर रहे हैं, बूढ़ों की बात कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है। उनकी क्या क्या परेशानियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, बड़े बुजुर्ग लोगों का तो है कि कोई काम नहीं है, और काम तो किसी को नहीं है, युवाओं को भी नहीं है। तकलीफ होता है कि आज नशा के कारण युवा जो पहले दारू पी के मरता था, उलट जाता था कहीं, आज हम लोग देखते हैं कहीं कारा में है, इकरी में है, पुल के नीचे है, कोनो बसवारी में है, वो तरह तरह के क्या क्या मतलब आता है, सूखा नशा। हाँ, सूखा नशा सब करके एकदम नौजवान जो लगेगा स्मार्ट बच्चा है, जो जिंदगी में भविष्य में कुछ कर सकता हो, बर्बाद हो रहा है। कहीं कोई गिरल है, कहीं कोई परल है, कोई मर रहा है नशा करने से। समझिए नशा के स्तर को क्या बर्बाद कर दिया है जी। जिसका सृजन तो शराबबंदी के खिलाफ है? शराबबंदी के खिलाफ नहीं है। अब शराब जब बंद हुआ तो इसके लिए हम लोग 400 सभा किए थे, और जो भी दारू के भट्टी टूटा था मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, और आग लगा था, सभी महिला हमारी कार्यकर्ता थी। अच्छा। हमने शुरुआत किया था। न तो नीतीश कुमार तो उस समय हर गली चौक चौराहा टोला मोहल्ला में दारू का दुकान खुल रहे थे। हमने संदेश दिया लोगों को जगा करके, इसी तरह जैसे पेंशन के लिए सभा कर रहे हैं, उस समय 48 दिन तक हम लोग निरंतर सभा किए थे, लिट्टी समोसा खा करके, और लोगों को जगाएं कि नशा नहीं, नाशा की ओर चलो, तब समाज का विकास होगा। तो लोग जगा और विरोध करना शुरू किया, तो नीतीश जी को लगा कि नहीं, दारू बंद करना चाहिए, लेकिन ढंग से बंद नहीं किए। इसको भी अपने जो चमचा बेलचा है उसको कमाने का एक जरिया पैदा कर दिया है। लाखों लोग बिहार में अरबपति हो गया है दारू बेच करके। अरबपति हो गया है दारू बेच करके। अब बताइए, दारू का जो चलिए, आपने मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम कर लिया, सीतामढ़ी में कर लिया, शिवहर में कर लिया,
पटना में दस्तक कब देने आ रहे हैं? सर मुजफ्फरपुर से अभी 7-8 जिला में हम कार्यक्रम करेंगे और पटना में जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन लाखों का भीड़ होगा पटना में। अच्छा। और उसको कोई व्यवस्था नहीं होगा, अपने व्यवस्था से आने वाला पहला बिहार के राजनीति में कोई भीड़ होगा, कोई रैली होगा जिसमें एक एक व्यक्ति अपन गाड़ी भरा करके अपन खाना खा के और पानी पीने के लिए अपन बोतल लेके आएगा कि हमारी लड़ाई हम लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो देखिए ये कह रहे हैं कि लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हमारे साथ थे विकास कृष्णा उर्फ कवि जी, गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये बिहार में बूढ़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बूढ़े माँ पिता, दादा दादी और विधवा महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और विकलांग लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। समान शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी प्राधिकारी हैं, सरकारी सेवा वाले हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और बेहतर हॉस्पिटल हों, वहाँ अच्छे डॉक्टर हों। और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे अपना इलाज वहीं कराएं। तो इनकी बात, बिहार की बात में हमने इसीलिए चुना भी था कि जो बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जाति से अलग हटकर बात कर रहे हैं। तो विकास कृष्णा जी के साथ, कबीर जी के साथ आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।